प्रधानमंत्री भारत में सबसे ताकतवर और रुतबे वाला पद। पिछले 77 सालों में इस ताकतवर कुर्सी पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को मिला है। कोई जनता के अपार समर्थन से तो कोई तिकड़म से यहाँ तक पहुँचा। शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कहानी से। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और ठीक इससे एक साल पहले अंग्रेजों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उस दौरान सबके जहन में बस दो चीज़ें थी, देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन और ये तय करना कि आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि ये तय हो गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष थे। वो दोबारा चुने जा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने पद छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनने या यूं कहें कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हुई। कांग्रेस के महासचिव रहे आचार्य JB कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में लिखते हैं, मुंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख 11 दिसंबर 1945 से आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 की गई। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष चुनती थीं। 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी 3 ने पटाभी सितार मैया और आचार्य JB कृपलानी का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने नेहरू का नाम नहीं दिया। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे पर्चा वापस दे दिया। इसके बाद कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और PM देखना चाहते थे, लेकिन परंपरा और आंकड़े नेहरू के खिलाफ थे। समस्या ये थी कि मैदान में सरदार पटेल भी थे। यदि वो और कृपलानी नाम वापस ले तो नेहरू का रास्ता साफ हो सकता था। पटेल ने अपने नाम वापसी वाले पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और नेहरू का विरोध किया, तो गांधी जी ने वापस से वही पत्र उनको लौटाया। पटेल समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं और इस बार पटेल ने उस पर दस्तखत कर दिए। बस फिर नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह जवाहरलाल नेहरू के रूप में भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास महात्मा गांधी के हवाले से अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वो अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेशी मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा, पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने अपनी फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. अब एक नजर डालते हैं नेहरू की जिंदगी के कुछ सुने अनसुने किस्सों पर, जिसमें पहला किस्सा है नेहरू और चर्चिल का। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लेगेसी में ब्रिटेन के पूर्व PM सर विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात के बारे में लिखा है। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हो चुका था और नेहरू PM थे। लंदन में एक कार्यक्रम में 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी याद कराते हुए नेहरू से पूछा, तुम कितने दिन ब्रिटिश जेलों में सड़ते रहे? नेहरू ने कहा, 10 साल तक। चर्चिल ने कहा, तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए, तुम्हें दिल से हमें नफरत करना चाहिए। तब नेहरू बोले कि कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर ने 2 चीज़ें सिखाई हैं, कभी किसी से नफरत मत करो और कभी किसी से डरो मत। आपको भी पता है कि हम ना आपसे डरते हैं और हाँ, नफरत तो कतई नहीं करते। और दूसरा किस्सा है जब नेहरू ने PM पद से इस्तीफा दिया। मैं अब हिमालय जाना चाहता हूँ। उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट भी बुक करा लिया था। CP श्रीवास्तव अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि नेहरू जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी। इसमें नेहरू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपको ही देश चलाना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तब तक इस्तीफे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। साल 1962 में हुई चीन के साथ जंग ने नेहरू को काफी परेशान किया था, क्योंकि इससे पहले नेहरू चीन को भारत का दोस्त समझते थे। लेकिन जंग शुरू हो गई और 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए चीन से मिली सैनिक हार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वालोंग, सीला और बोमडिला इलाकों में भारतीय सेना की हार हुई। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं, एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। इन सब से नेहरू अंदर से टूट गए थे। उनकी सेहत खराब हो गई और करीब 1 साल तक कश्मीर में रहे। साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से टूट गए थे। एक और किस्सा नेहरू की वसीयत से जुड़ा है। उन्होंने लिखा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए, बल्कि दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूं तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाएं। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाएं। मैं चाहता हूं कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए, वहां से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। 27 मई 1964 की दोपहर 2 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बतौर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे बड़ा है। वो 16 साल 286 दिन तक पीएम रहे और पद पर रहते हुए ही उनका निधन हुआ। मैं भारत का पीएम सीरीज के दूसरे एपिसोड में बताएंगे उस प्लान की कहानी जिसने लाल बहादुर शास्त्री को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया।